और इजराइल गाजा में कहर बरपा रहा है। उत्तर के बाद जंग अब दक्षिण में लड़ी जा रही है, लिहाजा पर्चे गिराकर लोगों को पहले से ही कह दिया गया था कि वो दक्षिण गाजा चले जाएं। अल मवासी इलाका जो कि सिर्फ 14 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, उसे फिलहाल सुरक्षित माना जा रहा है। बस यही इलाका सुरक्षित है, वहां पर यही लोगों को जाने के लिए कह दिया गया है। मगर जिस अल मवासी को आईडीएफ सुरक्षित बता रही है, वहां से भी कई खतरों की खबरें आ रही हैं। सवाल 23 लाख लोगों की जिंदगी का है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर इन लोगों का अब होगा क्या? बेगुनाहों के बेमौत मारे जाने का सिलसिला कब खत्म होगा? आज हम आपको आईडीएफ के गाजा पार्ट 2 ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा बताएंगे। साथ ही बेघर हुए लोगों का दर्द भी आपके सामने होगा, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, देखिए दक्षिण गाजा ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बेघर लोगों को शरण देने का कोई प्लान नहीं है, यह कह दिया गया है। सुरक्षित जोन अल मवासी में भी लोगों की जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए इस वक्त गाजा के तमाम लोगों की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और अब सिर्फ अल मवासी इलाका सुरक्षित बताया जा रहा है। यह सिर्फ 14 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा इलाका है जहां पर गाजा के तमाम लोगों को शरण लेने के लिए कहा गया है। क्या यह मुमकिन है कि 23 लाख लोग इतने छोटे से एरिया में सिमटा दिए जाएं? और आइए अब आपको बताते हैं कि दक्षिण गाजा में आईडीएफ का प्लान क्या है, क्या चुनौतियां हैं और कितना बड़ा है ये संकट। अल मवासी को सुरक्षित इलाका बताया जा रहा है। 14 स्क्वायर किलोमीटर का यह इलाका है। नक्शे के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिणी गाजा का यह इलाका क्या महत्व रखता है। 12 लाख लोगों को यहां पर शरण लेनी है, मगर कई चुनौतियां हैं जो इन लोगों के सामने आन खड़ी हुई हैं। चुनौती क्या है ये आप देखिए। बेहद छोटा इलाका है, बाढ़ का खतरा, भारी बारिश का डर। सवाल यह है कि इतने छोटे से इलाके में लाखों लोग भला कैसे रहेंगे? सवाल यह भी है कि कितनी तरह से लोग बचें। अगर इस इलाके में सिर छुपाने के लिए जगह मिल भी गई तो भी मरना तय है, चाहे इजरायली हमले से, भूख प्यास से, ठंड से या फिर बाढ़ से। तो ये इस वक्त की दयनीय दशा है। आइए सीधे आपको वॉर जोन लिए चलते हैं। इजरायल से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो लगातार वॉर जोन में बने हुए हैं, वो हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विपिन, अब इन लोगों का होगा क्या? पहले नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाने को कहा गया और अब साउथ गाजा में भी 14 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से इलाके में लाखों लोगों को समेटने की बात हो रही। जी बिल्कुल, खबरें समीर कुछ ऐसी ही आ रही हैं, लेकिन ये खबर दिल को दहला देने वाली है। और आप समझिए कि 50,000 लड़ाकों की सजा 25 लाख लोगों को कैसे दी जा सकती है। आज की तारीख में नॉर्थ गाजा लगभग खाली हो चुका है, तमाम लोग विस्थापित हो चुके हैं और जो लड़ाकों को ढूंढते हुए फौज अंदर दाखिल हुई थी, वो लड़ाके अब मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम साउथ गाजा में भी एक्शन लेंगे। अगर मैं कह रहा हूं, अगर उसी तरह का एक्शन 25,000 टन बारूद, गोला, मिसाइल, रॉकेट्स अगर साउथ गाजा में गिर गए तो इतना बड़ा नरसंहार होगा जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध को भी भुला देगा। और आप ये समझिए कि नेतन्याहू को रोकने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। अमेरिका भी इस पूरे मसले में मौन सहमति दे चुका है। एक बार फिर से वो कह रहा है कि 14 किलोमीटर का रेडियस जो आप बता रहे हैं, वहां पर लोग शिफ्ट हो जाइए। लेकिन लोग, क्या गारंटी है कि वहां बम नहीं गिरेगा? क्या गारंटी है कि वहां मिसाइल नहीं गिरेगी? और क्या गारंटी है कि लोग वहां मारे नहीं जाएंगे? ऐसे में गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए वो जगह, वो पूरी पट्टी अब जहन्नुम बन गई है। दोनों तरफ मौत दिखती है। जिंदगी के आसार हर बढ़ते दिन के साथ समीर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही विपिन आपने कहा, और हमारी अगली जो खबर है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। विपिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इजराइल से बहुत अहम जानकारियां विपिन चौबे हम तक पहुंचा रहे हैं। और जिस अल मवासी इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, वो अल मवासी इलाका भी खतरे से खाली नहीं है। खास बात यही है, अल मवासी में भी बाढ़ का खतरा है। लोगों को अल मवासी जाने का आदेश दे दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से जाने के लिए कहा गया है इसी अल मवासी इलाके में, जिसका मैं और विपिन थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। यह है वो इलाका जहां पर कहा गया है कि लाखों लोग
नॉर्थ गाजा से जो साउथ गाजा में पहुंचे, साउथ गाजा में 11-12 लोग पहले से ही थे। अब इन सबको कहा गया है कि 14 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके अल मवासी में पहुंच जाइए अगर आपको अपनी जान बचानी है तो। लेकिन यहां के हालात ऐसे हैं कि यहां भी मौत तय ही मानी जा रही है। तो यही है वो इलाका अल मवासी का जहां पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है और यहां पर अब लाखों लोगों को पनाह लेने के लिए कहा गया है। अब देखिए, ऐसे में सवाल यह है कि गाजा के लोग जाएं तो जाएं कहां। इसके जो विकल्प हैं वो भी हम आपको बताते हैं, साथ ही उन विकल्पों के साथ क्या संकट है वो भी आपको समझाता है। ये देखिए, पहला ऑप्शन नंबर 1 अल मवासी, जहां पर भेजने की बात की गई है। समस्या क्या है? यहां पर लाखों लोगों का रहना मुश्किल है, उनकी जान पर संकट यहां पर भी बना रहेगा। विकल्प नंबर 2 यूएन के राहत शिविर। समस्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सभी शिविर फुल हो गए और इजराइल इन शिविरों को भी रह रहकर निशाना बना देता है। यह भी एक बड़ी समस्या है। विकल्प नंबर 3 स्कूल और दूसरी इमारतें। समस्या क्या है? ये तो पहले से ही खचाखच भरे हुए हैं। एक स्कूल पर कल ही बड़ा हमला हुआ है जो कि यूएन का स्कूल था और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, ये खबर भी सामने आई है। ऐसे में अल मवासी में इन लोगों की जान कैसे बचेगी जिन्हें वहां जाने के लिए कहा गया है? ये अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक सवाल है। और इस बीच ईरान का रोल बहुत अहम है। ईरान की इजराइल और अमेरिका को धमकी सामने आ गई है। मुसलमान मिलकर बदला लेंगे, ये कह रहा है ईरान। एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेला गया है। ईरान के मेजर जनरल सलामी बोले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अपना अंजाम भुगतेंगे। अभी पूरी क्षमता का हम नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, ये कहा गया है मेजर जनरल सलामी की तरफ से। तो देखिए, ईरान का ऐलान क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान है क्या? यह बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। ईरान का रुख बहुत आक्रामक, बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है। आखिर ईरान चाहता क्या है? करना क्या चाहता है? क्या करने वाला है? ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कुछ पाखंडी सरकारें बेगुनाहों की हत्या पर अपनी खामोशी से नैतिक रूप से बुरी तरह से हार गई हैं। ये साफ तौर पर ईरान ने कहा है। मुसलमान गाजा के पीड़ित लोगों का बदला लेंगे, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। इजराइल कभी चैन और सुकून से नहीं जी पाएगा। तनाव इजराइल की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आने वाले भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी ईरान दे रहा है इजराइल को। अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, आगे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। ईरान का यह बड़ा ऐलान क्या कह रहा है? वॉर जोन में मौजूद हमारे सहयोगी विपिन चौबे के पास आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। ईरान की मौजूदगी, हमास के साथ उसका खड़ा होना, हूतियों को सपोर्ट करना यमन की जमीन पर और लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह का सपोर्ट, एक बड़ा पावर ईरान नजर आता है जो कि इस जंग को आगे बढ़ाने के पक्ष में लगता है। विपिन, आप वॉर जोन में रहकर क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हमास की ताकत इतनी बड़ी थी ही नहीं कि वो इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क से भिड़ने की हिम्मत करे और उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान करे। उसके पीछे वो तमाम ताकतें जिनका नाम लिया, चाहे वो यमन हो, सीरिया हो, ईरान हो, लेबनान हो, और ये तमाम ताकतों ने उसे उकसाया क्योंकि उन सबका दुश्मन जो है वो इजराइल दुश्मन नंबर 1 है और दुश्मन नंबर 1 अमेरिका, दुश्मन नंबर 2 अमेरिका है। अमेरिका और इजराइल एक है। दोनों को संदेश देना था कि हम यहां भी बहुत कुछ चाहकर कर सकते हैं और देखिए, छोटे से गाजा पट्टी से भी कर सकते हैं। वही मैसेज दे दिया गया। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है आज की तारीख में? हमास जो भुगत रहा है वो तो भुगत ही रहा है क्योंकि उसने ऐसा किया है। लेकिन उन 25 लाख लोगों का क्या समीर जो गाजा पट्टी में नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा तक रहते हैं। बिल्कुल। अब सवाल पर आते हैं। आप ये कह रहे हैं कितनी बड़ी ताकत है। देखिए, जो आईडीएफ है, जो हथियारों को रिकवर कर रही है गाजा पट्टी में ऑपरेशन के बाद, 20% हथियार ईरान के बने हुए हैं। कुछ यूरोपियन यूनियन से आए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो लेबनान भी उनको दे रहा है। और ऐसे बहुत अरब के देश हैं
मुस्लिम देश हैं जो इस युद्ध में उसका साथ देते हैं, तो उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, और उसी की कार्रवाई ये है। आज भी हमास की ताकत अगर कोई है तो वो ईरान है, लेबनान। और अब जानते हैं कि लेबनान दूसरा फ्रंट खोलकर बैठा हुआ है। 15 दिन में 2 बार भाषण दे चुका है हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह, और ये कह रहा है कि समर्पण हमें नहीं दिखा, हमें प्रतिशोध लेना पड़ेगा, समर्पण नहीं करना है इनके सामने। जब तक लड़ाई चलेगी, चलती रहेगी। तो आज भी उकसावे की कार्रवाई हो रही है और खामियाजा गाजा पट्टी के लोग भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लगातार इजराइल में मौजूद हैं और निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गाजा के आम नागरिकों को। तो हमास की कैद में इजरायली बंधक युद्ध का सबसे पेचीदा मुद्दा बन चुके हैं। बंधकों की तलाश और उनकी रिहाई के नाम पर इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचा दी है। नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि जब तक हमास की गिरफ्त में इजरायली नागरिक हैं तब तक गाजा पर बमबारी होती रहेगी। जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती पूरे गाजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। तो क्या बंधकों के बहाने इजराइल को हमास के विनाश का आधार मिल गया है? और क्या बंधकों की रिहाई आसानी से हो सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए परेड निकाली। इन्हें समझाने जब इजराइल सरकार के मंत्री मिकी जोहर पहुंचे तो लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए और बंधकों को रिहा करने की मांग उठाई। इजराइल सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ रहा है और इजराइल सरकार इस दबाव का रणनीतिक इस्तेमाल भी कर रही है। बंधकों की तलाश के नाम पर गाजा की गली गली में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी गाजा में इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। अब इजराइल की सेना हमास के हथियार गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर रही है। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन करीब करीब पूरा होने के बाद भी इजराइल को कोई बंधक नहीं मिला है और अब ऑपरेशन का टारगेट बन चुका है दक्षिणी गाजा। तो सवाल यही है कि इजराइल के बंधक कहां हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। 14 नवंबर को इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने अमेरिका से बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाने को कहा। 17 नवंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल तहानी से बात की है। बाइडेन ने कहा कि सभी 240 बंधकों की रिहाई बिना देरी की जाए। बंधकों की रिहाई पर चर्चा जारी है और इस बीच गाजा पर बारूद बरस रहा है क्योंकि नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि बंधकों की रिहाई नहीं होने तक इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा। बंधक एक तरह से हमास की ढाल है, लेकिन गाजा के लिए काल बन गए हैं। हमास ने बंधकों के जरिए सौदेबाजी की शर्तें रखी हैं। कतर ने प्रस्ताव रखा है कि हमास 150 महिलाओं में 50 महिलाओं को रिहा कर देगा। हमास ने शर्त रखी है कि इजराइल को 5 दिन का सीज फायर करना होगा। हालांकि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा। इजराइल ने इस शर्त पर सीज फायर से इनकार कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी रिहा किया जाए। बच्चों को उनकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। अब बंधकों की रिहाई में पेच मां और बच्चों का है। अगर हमास 50 महिलाओं सहित उनके बच्चों को भी रिहा करता है तो संभावना है कि इजराइल 5 दिन के लिए सीज फायर लागू करे। लेकिन अगर हमास राजी नहीं होता है तो गाजा में इसी तरह विनाश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
गाजा में आईडीएफ के हमले से फिर भीषण तबाही मची है। डीर अल बलाह में कई घर तबाह हो गए। मलबे में लोगों के दबे होने की भी आशंका है। गाजा में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। और इस बीच गाजा ऑपरेशन में आईडीएफ को बड़ा झटका लगा है। हमास से जंग में मारे गए 6 कमांडर, मेजर जमाल समेत कई पैराट्रूपर्स की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने जारी की मृतकों की सूची। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 जंग के बीच बढ़ा है एटमी युद्ध का खतरा। जी हां, एटमी जंग में तब्दील हो सकता है युद्ध। यूक्रेन और इजराइल दोनों वॉर में एटमी खतरा बढ़ता जा रहा है, इसका अंदेशा जताया गया है। चीन के स्कॉलर ने बताई पूरी वजह यूएस, ईरान और नेटो पर है नजर। और आइए समझते हैं कि चीन के जाने माने स्कॉलर हुआंग रेनवेई ने अपनी एनालिसिस में क्या कुछ कहा है, इस पर जल्दी से डाल लेते हैं नजर। 2 मोर्चे एटमी जंग का खतरा कैसे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। सिचुएशन नंबर 1, नेटो और रूस में जंग शुरू हो जाए, डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए। वैसे भी नेटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन रूस में जंग चल रही। सिचुएशन नंबर 2, स्थिति 2, ईरान और अमेरिका में जंग शुरू हो जाए, ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएं, 2 जानी दुश्मन। बहुत खतरनाक स्थिति में रूस यूक्रेन वॉर पहुंच जाए। आप देखिए इतने महीने गुजर गए, जंग जारी है। बहुत खतरनाक स्थिति में इजराइल हमास वॉर पहुंच जाए तो एटमी जंग का खतरा है। आशंका क्या है? बड़े देश और सैन्य संगठनों की एंट्री होते ही एटमी खतरा बहुत बढ़ जाएगा, ये अंदेशा जताया गया है। कहां एटमी खतरा नहीं है? आने वाले समय में चीन और ताइवान में जंग होती है तो, यानी चीन ताइवान में जंग होती है तो कोई एटमी खतरा नहीं है। और इसकी वजह हुआंग क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं चीन ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाएगा। यानी पूरी दुनिया में एक चीन ही ऐसा मुल्क है जिसे हुआंग जिम्मेदार मान रहे हैं, बाकी सबको वो गैर जिम्मेदार भी कहते हुए नजर आते हैं अपने इस एनालिसिस के जरिए परोक्ष रूप से। इस बीच गाजा युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर परमाणु संकट मंडराने लगा है। परमाणु विध्वंस की आंधी अरब से उठ सकती है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकता है और यह हमला रूसी मिसाइल से होगा जो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह को ईरान के सिर्फ एक इशारे भर का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को महाविध्वंस से कोई बचा नहीं पाएगा। अरब में एटमी बवंडर के सायरन बजने लगे हैं। विनाश का तूफान लाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर विनाश की दहलीज तक जा पहुंची है। ये गलती और अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विध्वंस हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अमेरिका को उस विनाश के लिए उकसा रहे हैं जिसका ट्रेलर दुनिया 75 साल पहले देख चुकी है। दरअसल ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ है जो अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती जंग को बढ़ावा देने वाली है। हमारे क्षेत्र में मौजूद युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका को मजबूती नहीं देती, ये अमेरिका पर हमले को और आसान बनाएगी।
ईरान विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि ईरान का निशाना अब अमेरिकी युद्धपोत हैं। वो युद्धपोत जो इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। और ईरान इन युद्धपोतों को अपनी प्रॉक्सी के जरिए समंदर में डुबोने की तैयारी में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमकियां सच हो सकती हैं। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह खासतौर से P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है। सुपरसोनिक क्रूज एंटी-शिप मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल 2 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चिंगारी रूस तक जा पहुंचेगी। दरअसल P-800 ऑनिक्स एक रूसी क्रूज मिसाइल है। दावा है कि सीरिया के रास्ते ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास पहुंची। हिजबुल्लाह तक मिसाइल पहुंचाने के लिए ईरान ने रूस का साथ दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइलों के निशाने पर अब अमेरिकी वॉरशिप है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के एक इशारे का। ईरान की शह पर जहां हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोत को दहला सकता है, वहीं इजराइल के लिए हिजबुल्लाह उत्तर में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 18 मिसाइल दागने का दावा किया है। ये मिसाइलें इजराइल बॉर्डर के पास शुमरा, शटुला और मेनारा पर दागी गईं। हिजबुल्लाह के हमलों में मेनारा में 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर ईरान ने हिजबुल्लाह और गाजा में लड़ रहे हमास लड़ाकों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है। ये संदेश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ से जारी किया गया। इस्माइल कानी ने कहा, हम अपने भाईचारे के समझौते पर कायम हैं। ये हमें हमेशा एकजुट करता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बयान से साफ है कि ईरान खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, जो अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मंडराते खतरे के बीच नेटो भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। भूमध्य सागर है जहां अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं। यहां लेबनान का हिजबुल्लाह रूसी मिसाइलों से सीधा हमला कर सकता है, जिसके बाद नेटो ने फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां अमेरिका का USS आइजनहावर पहले से मौजूद है। अब फ्रांस की फ्रिगेट भी यहां पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में जरा सी हलचल ईरान में कोहराम मचा सकती है। यानी हिजबुल्लाह की दागी एक P-800 ऑनिक्स दुनिया को महाविनाश की ओर ढकेल सकती है।